अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हातिया। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं और ये कैसे जो हमारे ऑर्डिनरी मिरर्स हैं उनसे अच्छे कैसे हैं, मतलब इनको उनको रिप्लेस क्यों किया गया इनसे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है इस वीडियो में आज डिस्कस करनी है, तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं और किस तरह से ये यूज़ होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं। बहुत ही सिंपल से हैं, इनका मैकेनिज़्म समझना बहुत आसान है और देखेंगे कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रैग्स का वर्ड क्यों यूज़ किया है। ब्रैग्स का वर्ड ब्रैग्स लॉ से, जैसा कि हम जानते हैं ब्रैग्स लॉ हमारे पाथ क्या होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। मतलब कि पाथ डिफरेंस क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एटॉमिक प्लेन्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक एटॉमिक प्लेन है, दूसरा है, इस तरह से जो है वो तीसरा आ गया। तो उसके ऊपर जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है इस तरह से, तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। सेकंड रे आई, जैसा कि ये आ गया, ये इसने इस पे स्ट्राइक किया और ये क्या हो गई, ये भी हो गई रिफ्लेक्ट बैक। तो हम क्या करते हैं, हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं, इनका एंगल थीटा और इसका ग्लैंसिंग एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल जो कि 90 डिग्री पे बन रहा होता है। ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है, वो एंगल जो कि कोई भी रे जो हमारे पास होता है, कोई भी मटेरियल उसकी सरफेस के साथ बनाती, मतलब इस प्लेन के साथ इस रे का बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्लैंसिंग एंगल, और ये इसका क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये यूज़ करता है ब्रैग्स लॉ को, इस वजह से इसे ब्रैग का नाम दिया गया। रिफ्लेक्टिंग का क्या मतलब, इसमें से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। और मिरर्स क्यों वर्ड यूज़ किया गया, जो ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि एक फिल्म की कोटिंग की हुई होती है। जो मिरर्स हम घरों में यूज़ करते हैं अपने आप को खूबसूरत देखने के लिए कि हम कितने प्यारे लग रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी मिरर्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, सिंगल थिन फिल्म कोटिंग होती है। लेकिन ये जो ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं इनके ऊपर क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की इनके ऊपर कोटिंग की गई होती है और जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू c/v, जैसा कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट पर यूनिट वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का, और हर मटेरियल के लिए ये मुख्तलिफ होता है। जैसे कि एयर के लिए हमारे पास क्या है, 1। एयर की अगर हम बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं ना उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो हमने ऐसे मटेरियल्स चूज़ करते हैं, हम उसमें जैसे हमारे पास एक थिन फिल्म की कोटिंग होती है ना मिरर पे, इस पे क्या होता है, स्टैक्स होते हैं, मतलब तहें जब बनी हुई थी डिफरेंट मटेरियल्स की, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का हाई होगा, दूसरा जो हमने यूज़ किया उसका लो होगा, फिर हाई लो। तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रिफ्लेक्शन जो है वो मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिर्फ सिंगल एक मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, तो इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आज जो है ये मटेरियल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि इसको ब्रैग्स किस वजह से कहा, क्योंकि ये ब्रैग्स लॉ को फॉलो करता है। किस तरह से ये रे इंसिडेंट हुई, ये हमारे पास क्या है, NH, मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल कोई भी हमने यूज़ किया, फिर हमने लो वाला NL, लो का किया, फिर हाई लो, इस तरह से हमने क्या है, स्टैक्स बना लिए मटेरियल के, ठीक है। तो रे जब इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट हुई, इस वाले मटेरियल से वो डिफरेंटली जो है रिफ्लेक्ट होगी। जो सेकंड मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा उससे वो डिफरेंटली होगी। तो क्या होगा कि जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी उसमें वैरायटी आ जाएगी। जो कमिंग वेव है वो क्या होगी, वो डिफरेंटली बिहेव कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिर्फ सिंगल एक यूज़ कर रहे होते,
ठीक है, सिंगल लेयर यूज़ कर रहे होते मिरर की, तो उससे क्या था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बैंड विड्थ ऑफ दैट मटेरियल। जो मटेरियल हमने यूज़ किया हम उसका बैंड विड्थ जो है वो भी वेरी कर लेते हैं। बैंड विड्थ किस तरह से, हमें जैसे कि पता है कि एलईडीज़ जो होती हैं हमारे पास, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो हम कहते हैं कि जी आपने देखा होगा रेड कलर की भी होती हैं, ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो वो किस वजह से होती हैं, बनी तो वो सेम मटेरियल से होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब उसका बैंड विड्थ बैंड एनर्जी जो है वो चेंज करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी भी मटेरियल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि रेड लाइट है, उसका क्या होगा, 633 नैनोमीटर होता है उसकी रेंज ये होती है ना। तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बैंडविड्थ अगर हम देखेंगे तो 1240 डिवाइडेड बाय जो उसकी वैल्यू होगी नैनोमीटर्स में, उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या ये वैल्यू देता है, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बैंडविड्थ होगा। तो वो हमारे पास क्या है, रेड लाइट शो करेगा। इस तरह से अगर ब्लू एलईडी की बात करते हैं कि ब्लू एलईडी है अगर कोई, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी होती है 452 नैनोमीटर्स। तो हमने क्या किया, 1240 डिवाइडेड बाय 452 नैनोमीटर्स, तो हमारे पास क्या आएगा, 2.74 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो है वो बैंडविड्थ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बेसिकली इसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स असल में होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जैसा कि हमें पता है कि वो कौन से मटेरियल्स होते हैं, विच कैन बिहेव एज एन इंसुलेटर एंड एज एन कंडक्टर टू। तो ऐसे मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सिलिकॉन हो गया, टाइटेनियम हो गया, इस तरह के मटेरियल जिनकी बैंडविड्थ वेरी की जाती है। अगर कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो क्या हम उसकी बैंडविड्थ, यही तो सेमीकंडक्टर्स का जो है इनके ऊपर प्रेफरेंस ये है कि वो बिहेव कर सकता है दोनों की तरह। डिफरेंस कहाँ पर हम दे देते हैं, उसके एनर्जी बैंड गैप के अंदर हम उसकी कन्फाइनमेंट भी कर देते हैं, उसको कन्फाइनमेंट भी बोलते हैं करना, ठीक है, और उसकी डायमेंशंस को चेंज करना किसी भी मटेरियल की नैनो स्केल पर जब हम काम कर रहे होते हैं। नैनोमीटर्स क्या है, नैनो स्केल पर ही तो ये सारा काम हो रहा है। ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स जो हैं ये काम कर रहे हैं नैनोमीटर्स में, और नैनो हम जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁹ और कितना अगर हम देखें तो ये कितना होगा, 0.0000123456789 इतने छोटे स्केल पर जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि ये 1 हो गया, ये 0.1 हो गया, ये 0.01 हो गया, और छोटा हो गया 0.001 हो गया। तो ये चीज़ें ये तो यहीं पे हमें जो है वो इतने साइज़ की चीज़ होगी तो वो तो हमें दिखती नहीं है, तो ये कहाँ से दिखेगा। तो नैनो स्केल पर जाकर अब हमारी जो एज चल रही है, जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, उसके अंदर क्या है, नैनो स्केल पर ही हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी चीज़ों का साइज़ छोटा होता जा रहा है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, मतलब उनके काम करने की सलाहियत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर साइजेस। जैसे कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब आप देखें आपके मोबाइल के अंदर ही सारा सिस्टम उसका सेट करके रख दिया हुआ है, और जो हमारे पास यूएसबी की साइज़ है वो छोटी से छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो ये किस वजह से है, ये नैनो स्केल की ही वजह से है। और ये ब्रैग रिफ्लेक्टिंग मिरर्स क्या हैं, ये भी नैनो स्केल पर काम करते हैं, और इसके अंदर मटीरियल्स कौन से यूज़ करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उनकी बैंडविड्थ जो है वो अपने मुताबिक जितनी हमें चाहिए होती है उतनी चेंज कर ली जाती है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको डिफाइन करें अगर, तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे मिरर स्ट्रक्चर हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ टू डिफरेंट ऑप्टिकल मटेरियल्स विद वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करा होता है, जैसा कि ये है हमारे पास। और जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना हमारे पास मटेरियल, वो टाइटेनियम और सिलिका यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ मटेरियल है ब्रैग रिफ्लेक्टिव मिरर के। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, टाइटेनियम की अगर हम बात करते हैं तो टाइटेनियम का जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होता है। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है
सिलिका का, उसका हमारे पास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके साथ हम कोई भी यूनिट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। किस वजह से, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड। दोनों कैंसिल हो गए, डायमेंशंस आए, नो डायमेंशंस। इसकी वजह से क्या है, ये एक, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, इसलिए हम कोई भी साथ यूनिट शो नहीं कर रहे इधर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसमें कुछ चीज़ों का बनाते हुए एहतियात करनी पड़ती है कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और उसका जो बैंड विड्थ है वो हम क्या है, ट्यून करते हैं। ठीक है, बैंड विड्थ की ट्यूनिंग ही तो कर रहे होते हैं, या उसे बढ़ा रहे होते हैं, वाइडर कर रहे होते हैं, या उसे नैरो कर रहे होते हैं बैंड विड्थ को, तो उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अब मैंने बात की कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ होता है या सिलिका यूज़ होता है, जो कि बैंड विड्थ देते हैं 200 नैनोमीटर का फॉर 630 नैनोमीटर लाइट। 630 कौन सी होती है, 633 हमारे पास रेड लाइट के लिए यूज़ होती है ना, तो क्या है, उधर से हमारे पास वो रेड लाइट के लिए ये यूज़ हो जाता है फिर। ठीक है, और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमने इन्हें बनाया, इन मिरर्स को बनाया, तो ज़ाहिर बात है अगर कोई भी इन्वेंशन होती है तो वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही तो हैं, जो अगर हमारे पास क्या है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम चीज़ों को अपने हिसाब से वैरी करना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास नई से नई चीज़ बनती जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक ही लेयर है उसमें वेव क्या होगी, डिफरेंटली बिहेव करेगी। लेकिन अगर हमारे पास स्टैक्स हैं डिफरेंट मटेरियल के, तो वेव के पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा वेरी जो है उसका बिहेवियर वेरी कर सके, उस तरह से वो बिहेव कर सके जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो बिहेव करे, क्योंकि हमने क्या है उसकी फैब्रिकेशन ही इस टाइप से कर दी है कि जो वो हमारी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें देती है। और इसकी जो है बनाने के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, ये जो स्टैक्स बनते हैं उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कौन कौन सी हो सकती हैं। आयन बीम डेपोजिशन टेक्निक यूज़ की जाती है। कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, आयन बीम, स्टैक्स की टेक्निक्स, जो हम डेपोजिशन डिफरेंट फैब्रिकेशन के लिए स्टैक्स जो बनाते हैं, ये इसके लिए क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, डिफरेंट फैब्रिकेशन टेक्निक्स। एक हमारे पास होती है आयन बीम डेपोजिशन। जैसा कि डेपोजिशन का तो आपको पता होगा कि क्या होगा, क्या होता है डेपोजिशन। हमारे पास क्या होती है, स्टेट चेंज इन स्टेट। किस तरह से जो हमारे पास गैस होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है टू द सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। मतलब गैस से वो पहले लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये गैस जो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेपोजिशन। और ये सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड्स गैस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डेपोजिशन में क्या होता है, गैसेस जो हैं वो डायरेक्टली सॉलिड्स में चेंज हो जाती हैं। तो आयन बीम डेपोजिशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज़ किया जाता है आयन असिस्टेड डेपोजिशन। आयन असिस्टेड डेपोजिशन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद यूज़ किया जाता है आयन बीम स्पुटरिंग। स्पुटरिंग का प्रोसेस भी आपको पता होगा कि क्या होता है कि एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर जो है वो हाईली एनर्जेटिक गैस की बम्बार्डमेंट कराई जाती है। हाईली एनर्जेटिक गैस कह लें या प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा हमें पता है वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता ही है, लेकिन हाईली एनर्जेटिक गैस को क्या किया जाता है, उस मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती है। ठीक है, गैस होती है कोई भी, उसके आयंस क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट लगा होता है, उसके ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, ये आयंस जो होते हैं, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस मटेरियल के निकले हुए एक्साइटेड होते हैं, जो कि इस हाई एनर्जेटिक गैस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर वर्किंग करते हैं और हमारा प्रोसेस, वो स्पुटरिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पुटरिंग कहते हैं। और डेपोजिशन क्या, मैंने आपको बताया कि वह सब्लिमेशन का जो है वो रिवर्स है। ठीक है, ये यूज़ करते हैं, या यूज़ करते हैं प्लाज्मा बेस्ड फिल्म डेपोजिशन।
प्लाज्मा बेस्ड फिल्म डेपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फैब्रिकेशन के कुछ प्रोसेस। दूसरी बात, अगर आपसे सेमीकंडक्टर्स का कोई पूछे कि क्या होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी से ये कह देते हैं जी ये वैसे मटेरियल्स हैं जो बिहेव कर सकते हैं एज एन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। ये इनकी पहचान नहीं है, इनकी पहचान कुछ और है। इनकी पहचान ये है कि ये फोटोनिक्स हैं, स्पिनट्रॉनिक्स हैं, मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो स्पिन्स होती हैं ना, वो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी होती है। उनकी वजह से भी इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इन्हेंस होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एक डिमांड बन चुकी है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के नाम से एक पूरी ब्रांच बन चुकी है जिस पे सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पर वर्क हो रहा है और उससे चीज़ें बनाई जा रही हैं। क्योंकि इनकी आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज़ इस वजह से भी हैं कि ये इंसुलेटर के तौर पर और कंडक्टर के तौर पर सेम टाइम बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनकी सरफेस एज एन कंडक्टर बिहेव कर रही होती है, लेकिन इनसाइड द सरफेस वो एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रहे होते हैं। तो क्या इंसुलेटर्स ऐसा बिहेव कर सकेंगे? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास कंडक्टर्स होंगे वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि सेम टाइम दोनों मटेरियल्स के तौर पर बिहेव कर सकते हैं, कि इनकी सरफेस कंडक्टर हो लेकिन इनसाइड ये इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहे हो। तो इसलिए क्या है, इनमें सेमीकंडक्टर्स मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, ये हमारी डिमांड है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप्टोट्रॉनिक्स में, फोटोनिक डिवाइसेस में। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये लाइट के लिए, फोटोनिक्स भी होते हैं क्योंकि ये लाइट के लिए भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं एज़ कंपेयर टू, सिर्फ अगर हम लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये लाइट के लिए भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो इस वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये क्या है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है इनकी फैब्रिकेशन। हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं फैब्रिकेशन के किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए। जब हम फेराइट्स बनाते हैं या कुछ भी कोई भी मटेरियल्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको बनाने के। जैसे कि सोल जेल मेथड हो गया, ठीक है, सोल जेल मेथड होता है, ऑटो कंबस्टन मेथड होता है, केमिकल वेट मेथड होता है। लेकिन इसमें से जो बेस्ट मेथड है टू यूज़ विच इज़ सोल जेल मेथड, क्योंकि ये बनाना बहुत इजी होता है। और इसमें क्योंकि हमने नैनो मटेरियल्स बना रहे होते हैं, हम नैनो स्केल पर काम कर रहे होते हैं, तो ये ऐसा मेथड होता है जो कि कॉस्टली भी नहीं होता, मतलब ये चीपर होता है। एक तो इसकी ये एडवांटेजेस है, और दूसरा ये क्या है कि इसके ज़रिए से हम साइज़ बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं अपने मटेरियल का। इस वजह से हम सोल जेल मेथड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, होते ये भी यूज़ हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो है ये वाला मेथड जो है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम, एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा ये होता है इसमें हम साइज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जितना साइज़ हमें चाहिए होता है ना, उतना हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं उसको। ठीक है, और हमारे पास ये जो ये होते हैं ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, ये किस फिनोमिना पर एक्ट कर रहे होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स के फिनोमिना पे। स्टैंडिंग वेव्स किस तरह का क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी इंसिडेंट बीम होती है और जो इसकी रिफ्लेक्टेड बीम होती है, ये क्या होते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं। और हम जानते हैं कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या होती है हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स किस तरह की होती हैं, इस तरह की होती है ना, इस तरह की कुछ। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो होता है। तो ये वो फिनोमिना कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव स्टैंडिंग वेव्स का फिनोमिना ये है यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती हैं हमारे पास ब्रैग रिफ्लेक्टिंग मिरर्स की? एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस इनकी डायलैक्ट्रिक मिरर्स में यूज़ होते हैं, ये बीम स्प्लिटर्स में यूज़ होते हैं हमारे पास, डीबीआरस, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर्स भी बोलते हैं ना इन्हें। तो बीम स्प्लिटर्स में यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, फिल्टर्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कहाँ यूज़ होते हैं, वेव गाइड्स में। वेव गाइड हमारे पास क्या है, वेव, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है वेव गाइड,
तो क्या होता है कि वेव को गाइड करना है एक तरह के, जिस तरह के हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स हैं, हम क्या कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ हो रहे हैं अब। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर वेव गाइड का फिनोमेना यूज़ हो रहा था। क्या करते हैं हम, जो हमारी वेव आ रही होती है उसके आगे उसको मोड़ने के लिए, उसको उस पाथ पर ले जाने के लिए जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं, हम उसके अंदर क्लैडिंग कर देते हैं किसी ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल की, जो क्या होता है जब वो यहाँ से इसके साथ स्ट्राइक करती है वो उसको उस एंगल पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है जिस एंगल पे हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। क्लैडिंग क्या होती है? क्लैडिंग हमारे पास सैंडविच होता है ना किसी भी मटेरियल का। अलॉय और क्लैडिंग को आपने हरगिज़ मिक्स नहीं करना। अलॉय दो मटेरियल्स का मिल जाना, ऐसे मिल जाना कि एक मटेरियल प्लस दूसरा मटेरियल मिलके एक ऐसा मटेरियल बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से चेंज होंगी। लेकिन क्लैडिंग क्या होती है? मटेरियल है उसके ऊपर किसी दूसरे मटेरियल की जो है ना वो कोटिंग कर देना। तो क्या होगा, ये अपने उसी तरह बिहेव करेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो ये इस तरह बिहेव करेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब मिलके एक नई प्रॉपर्टीज़ नहीं बनी इनकी। तो वेव गाइड्स में क्या हम क्लैडिंग यूज़ करके क्या होता है, इसी फिनोमिना को ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग वाला जो फिनोमिना है इनको ये यूज़ होते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, वेव गाइड्स के अंदर। और क्या है इसके अलावा, ये लेज़र्स में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा क्या है, इन मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेज़र्स, और जो डिफरेंट दूसरे फीडबैक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र्स होते हैं ये उनमें भी ये यूज़ होते हैं। DBRs, ब्रैग्स रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पॉइंट आज वाला टॉपिक भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको आंसर कर दूँ। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।